नमस्कार, मैं रईस सिद्दीकी। आकाशवाणी भोपाल, जैसा कि आप जानते हैं, श्यामला हिल्स पर है। श्यामला हिल से जब हम नीचे उतरते हैं, जिसे पॉलीटेक्निक का चौराहा कहते हैं, तो बाएं तरफ उल्टे हाथ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलीटेक्निक संस्थान है। और दाहिने तरफ नज़र आप डालिए तो आपको हिंदी भवन नज़र आएगा। जाहिर है कि भवन के साथ हिंदी जुड़ा हुआ है, तो सारी गतिविधियां हिंदी से ही संबंध है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन हम अपने स्टूडियो में हिंदी भवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो इस संबंध में हमने आज श्री योगेश शर्मा जी को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। योगेश शर्मा जी संपादक हैं हिंदी भवन संवाद पत्रिका के। इसके अलावा मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। और निश्चय ही अगर आप हिंदी पढ़ते लिखते हैं तो आपको ये अवश्य मालूम होगा कि योगेश शर्मा जी लेखक और पत्रकार भी हैं। बहरहाल आज हम उनसे बात करेंगे हिंदी भवन के बारे में। तो सबसे पहले तो योगेश शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने सुनने वालों की ओर से। और बातों बातों में आपको इतना तो मालूम ही हो गया कि हमने आज आपको किस लिए कष्ट दिया है जी। यानी हिंदी भवन के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। हिंदी भवन के बारे में कैसे लोगों ने सोचा, किस कल्पना के अंतर्गत हिंदी भवन का वजूद हुआ, कुछ इसका इतिहास ज़रूर होगा, इसके परिदृश्य में क्या कुछ छुपा है, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। वो कृपया बताइए आप। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, पृष्ठभूमि का जिक्र करना चाहूँगा जी। कि 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक परिकल्पना की थी कि एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। बाद में अन्य राज्यों में भी उसकी स्थापना हुई। जब 1956 में मध्य प्रदेश के निर्माण के पूर्व जब मध्य भारत था, उसमें इस समिति की स्थापना इंदौर में हुई थी। लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो वो मध्य भारत हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का स्थानांतर यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ और यहाँ पर इस समिति ने अपना काम मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम से प्रारंभ किया। हिंदी भवन इसी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अंतर्गत काम करने वाला एक संस्थान है जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल हिंदी भवन न्यास। पूरा नाम ये है। पूरा नाम ये है। देखिए, आपसे बातचीत करने से ये हमें फ़ायदा हुआ। तो कुछ बातें ज़रा हम याद कर लें कि पहले ये जब मध्य भारत था, जिसको हम अब मध्य प्रदेश कहते हैं, उस वक्त हिंदी भवन इंदौर में था। और 1956 में जब ये मध्य भारत मध्य प्रदेश के नाम में बदल गया, इसका नाम ये हुआ और राजधानी भोपाल बना, तो ये हिंदी भवन यहाँ स्थापित हुआ। आपने बताया कि मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अंतर्गत हिंदी भवन है। आपने बताया जिस व्यक्ति के नाम से हिंदी भवन है, हम चाहेंगे पहले उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने बहुत ही मौजूद प्रश्न किया है। जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और उन्हीं के नाम पर ये हिंदी भवन का नामकरण हुआ है। अच्छा। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन ने करीब 1.25 एकड़ ज़मीन यहाँ पॉलिटेक्निक जो संस्थान है उसी के सामने हिंदी भवन के लिए दी थी और उसी ज़मीन पर हिंदी भवन का भवन खड़ा हुआ है। पहले तो बहुत उबड़ खाबड़ जगह थी, ये बहुत गड्ढे थे और ऐसा लगता था कि यहाँ कोई संस्था खड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन जन सहयोग और हिंदी सेवियों के प्रयासों से यहाँ पर एक अच्छा खासा एक परिसर विकसित हो चुका है। पहले यहाँ पर एक छोटा भवन बना जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा समिति की कार्रवाइयाँ चलती थी। फिर यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय की स्थापना हुई और फिर साहित्यकार निवास का एक निर्माण हुआ जो कि
देश में अपने ढंग का एक अनूठा भवन है। तो ये जो हिंदी भवन है वास्तव में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का ही एक अंग है और इसी के अंतर्गत बहुत सारी हिंदी की गतिविधियाँ चलती है। तो जैसा कि आपने कहा कि किन की प्रेरणा से हुआ, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी और सौभाग्यमल जैन तथा अन्य हिंदी सेवी जो उस वक्त के थे, बैजनाथ प्रसाद जी दुबे आदि के प्रेरणा से ये हिंदी भवन न्यास बना और फिर उसके लिए जब ज़मीन जब शासन से मिली तो यहाँ पर निर्माण होकर के एक हिंदी भवन का आज जो आकार आप देखते हैं वो प्रस्तुत हुआ। आपने फरमाया कि हिंदी भवन और इस परिसर में जो भवन बने हैं, जैसे साहित्यकार भवन आपने बताया, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय, जैसा कि आपने बताया कि मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय बनाया, ये सब के बनने में सरकार का क्या योगदान रहा? क्या ये जनता की मोहब्बत और स्नेह का परिणाम है? ये वास्तव में यदि मूल रूप से तो इसमें जनता की मोहब्बत और योगदान का ही परिणाम है। जी हाँ। शासन से मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को करीब 1.5-2 लाख का अनुदान मिलता है। हिंदी भवन न्यास को कोई अनुदान नहीं मिलता। इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय है उसको शिक्षा विभाग और नगर निगम से कुछ प्रतीक रूप में अनुदान मिलता है। बाकी जो खर्च है वो हिंदी भवन न्यास अपने जो उसकी अपनी आमदनी है उससे इन गतिविधियों के लिए उठाता है। अच्छा, ये 1.25 एकड़ में पूरा परिसर है जी, और इसमें आपने कुछ रहने की व्यवस्था के लिए साहित्यकार निवास का निर्माण हुआ। साहित्यकार निवास, तो साहित्यकारों के निवास, ये क्या मतलब है? हॉस्टल है? ये ऐसा है कि एक हिंदी भवन परिसर में ही एक भवन है जिसका नाम साहित्यकार निवास है। वहाँ पर 24 बेड्स के मतलब 12 कक्ष हैं, कमरे हैं, 12 कमरे हैं। और इन कमरों की विशेषता ये है कि ये हर कमरे का नामकरण किसी न किसी साहित्यकार के नाम से हुआ है। क्या बात है, एक आध मिसाल दीजिए जी। जैसे अपने महादेवी वर्मा है, शिवमंगल सिंह जी सुमन है, इनके नाम पर, और फिर उन कक्ष में उनका चित्र और उनकी कविता का एक पद भी वहाँ पर उन कक्ष में लगाया गया है। अच्छा। और इसी साहित्यकार निवास में महादेवी वर्मा के नाम से एक सभा कक्ष भी है जहाँ पर कि भोपाल की विविध गतिविधियाँ इन मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अलावा अन्य संस्थाओं की गतिविधियाँ भी वहाँ आयोजित होती रहती है। इसके अलावा एक दूसरा जो कक्ष है उसका नाम है वीरेंद्र तिवारी सभा कक्ष। वो वीरेंद्र तिवारी जी जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ के बहुत नामी समाज सेवी थे, उनके नाम से इस तरह से 2 कक्ष हैं। तो वीरेंद्र तिवारी कक्ष में जो है वो वरिष्ठ विमर्श नाम का एक कार्यक्रम होता है, यानी जितने भी राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के जो सीनियर्स लोग हैं जी, वो हर तृतीय शनिवार को 3:30 बजे बैठते हैं और एक निर्धारित विषय पर चर्चा करते हैं। उस चर्चा को या जो हिंदी भवन का बुलेटिन है हिंदी भवन संवाद, उसमें प्रकाशित करके पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रसारित किया जाता है ताकि एक चिंतन की धारा बढ़े, लोगों को सोचने का विषय मिले, सामग्री मिले और आज की जो समसामयिक विषय हैं उन पर लोगों में सोचने का एक सिलसिला प्रारंभ हो। अब देखिए, आपने पूरी अच्छी तरह से चित्रण कर दिया कि साहित्यकार निवास जो है वो साहित्यकारों के नाम से है और उसमें उनके बारे में विशेष तौर से वर्णन लिखा जाता है। क्या इस निवास में सिर्फ साहित्यकार ही निवास कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, साहित्यकारों को प्राथमिकता देते हैं। अगर बाय द वे कोई साहित्यकार का पहले आता है तो साहित्यकार को देते हैं और उनको कुछ रियायत भी रहती है, लेकिन अगर भवन खाली तो नहीं रह सकता क्योंकि ये जो साहित्यकार निवास है वो हिंदी भवन की आमदनी का एक साधन है। हाँ, क्योंकि हिंदी भवन को कहीं सरकार से पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन विविध प्रकार की जो वैचारिक, साहित्यिक, संस्कारिक ये जो गतिविधियाँ हिंदी भवन संचालित करता है उसकी आमदनी इसी तरह साहित्यकार निवास है। और वो दूसरे हैं अन्य जो कक्ष है, जैसे नरेश मेहता के नाम से कक्ष है, वहाँ भी संस्थाएं अपने कार्यक्रम करती है, उससे भी आमदनी होती है। तो इस तरह से ये एक आमदनी का जरिया भी है।
मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय जी। इसमें केवल हिंदी की ही किताबें हैं? नहीं, इसमें ज्ञान विज्ञान के जो भी विषय हैं वो सब की है, केवल साहित्य की नहीं है। ज्ञान विज्ञान का अदर देन लिटरेचर वो भी वहाँ पर है, और करीब 28,000 पुस्तकें इस पुस्तकालय में हैं। लेकिन अगर हम ये अपेक्षा करें कि हिंदी भवन में बने पुस्तकालय में हिंदी ही की किताबें होनी चाहिए या अधिकतर हिंदी की किताबें हों, तो इसका क्या उत्तर है आपके पास? नहीं, अधिकतर तो देखिए, हिंदी भवन जो है, हिंदी जो ऐसी भाषा है जिसमें साहित्य भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। तो हम हिंदी को ज्ञान विज्ञान या साहित्य को केवल हिंदी से नहीं जोड़ें। हिंदी बड़ी व्यापक है, इसलिए उसमें सब विषयों की व्यापकता भी होना चाहिए। और ज्ञान को हम केवल हिंदी तक सीमित नहीं रह सकते, वो कई स्रोतों से आता है, तो स्रोतों से आकर के हिंदी में समाता है, इसलिए हिंदी हर चीज़ को समेटती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये समझें कि हिंदी माध्यम से तमाम ज्ञान विज्ञान की किताबें वहाँ पर उपलब्ध हैं। जी, सही कह रहे हैं। ये पुस्तकालय आपका खुलने का समय और बंद होने का समय और क्या हर रोज़ खुलता है? हर रोज़ खुलता है, यहाँ तक कि रविवार को भी खुलता है। रविवार को भी? हाँ, तो सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये पुस्तकालय खुला रहता है। और इस संबंध में मैं आपको एक उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा कि आजकल ऐसी शिकायत रहती है कि लोगों में पठन वृत्ति कम हो रही है, पढ़ने की वृत्ति कम हो रही है। हाँ, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने श्रेष्ठ पाठक सम्मान की भी शुरू किया है, जो कि हिंदी से भी सम्मान समारोह के अवसर पर राज्यपाल द्वारा एक किसी पाठक को जो पुरस्कृत किया जाता है। और वो भी ऐसे पाठक को नहीं करते हैं कि जिसने कोई उपन्यास या कहानी संग्रह पढ़ा हो, नहीं, जिसने कि विज्ञान के विषय हैं या पुरातत्व के विषय हैं या इतिहास के विषय हैं, ऐसे विषयों की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें जिसने इशू करवाई हो और पढ़ी हो। बहुत खूब। तो इसका मतलब पढ़ने वालों को भी प्रोत्साहन मिलता रहता है हिंदी भवन की ओर से। जी। हिंदी भवन की ओर से हिंदी के प्रचार में ज़रा संक्षिप्त में बताइएगा और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं हिंदी भवन की ओर से? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हिंदी भवन और मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये ऐसा समझिए कि कोई तो सेपरेशन नहीं है, ये एक ही है। एक दूसरे का नाम अलग है, वो न्यास है, अपने ऑटोनॉमस है, ये संस्था है, लेकिन वो हिंदी भवन जो है वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अंतर्गत ही काम करता है। तो जो आपने प्रश्न किया उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हिंदी भवन के सहयोग से मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति राष्ट्रभाषा की परीक्षाएं जिलों में आयोजित करती है। अच्छा। वो और उसका जो सारा पाठ्यक्रम वगैरह है वो वर्धा की जो समिति है उसके माध्यम से यहाँ आता है, यहाँ परीक्षाएं होती है, और इस तरह से एक आकर्षण लोगों में राष्ट्रभाषा के प्रति पैदा होता है। दूसरा ये कि जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको हिंदी से जोड़े रखने के लिए छात्र प्रतिभा प्रोत्साहन नाम की प्रतियोगिताएं हर साल सितंबर महीने में करीब 18-19 जिलों में आयोजित की जाती है। वहाँ पर निबंध ये कहते हैं तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और काव्य पाठ प्रतियोगिता तथा लोकगीत प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम होते हैं। उसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भाग लेते हैं, सरकारी स्कूल के भी और गैर सरकारी स्कूल के भी। तो योगेश शर्मा जी, आपने हिंदी भवन या यूँ कहना चाहिए हिंदी भवन परिसर में जो कुछ हिंदी से संबद्ध क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे साहित्यकार निवास, उसकी महत्ता, या आपके मोतीलाल नेहरू स्मारक लाइब्रेरी और उसकी महत्ता, या और हिंदी के जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में जो हमको जानकारी दी, इसके लिए हम आकाशवाणी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। योगेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पधारे। धन्यवाद। धन्यवाद।